हेलो स्टूडेंट्स। इस बार इस सेमेस्टर में जो कि फिफ्थ सेमेस्टर है आप लोग के थर्ड ईयर का, मैं आप लोगों को जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी फॉर प्रिसीजन फार्मिंग का कोर्स पढ़ाने वाली हूँ। इस सब्जेक्ट का कोर्स है एग्रॉन 311। शुरुआत करने के पहले आपको बता देते हैं इस सब्जेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं। इस सब्जेक्ट का कोड एग्रॉन 311 है, पर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी दोनों में कॉमन होता है। इस सब्जेक्ट में 3 वर्ड्स आ रहे हैं: जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन फार्मिंग। ये जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स नैनो टेक्नोलॉजी है, ये दोनों की दोनों तकनीकें हैं। इन तकनीकों को प्रिसीजन फार्मिंग में उपयोग करना और इनका क्या महत्व है जियो इन्फॉर्मेटिक्स का और नैनो टेक्नोलॉजी का प्रिसीजन फार्मिंग के लिए, ये हम लोगों को इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। मतलब जियो इन्फॉर्मेटिक्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और प्रिसीजन फार्मिंग को भी डिटेल में पढ़ेंगे। जो ये प्रिसीजन फार्मिंग है, ये होता क्या है, सबसे पहले हिंदी में बता देते हैं ये तीनों के तीनों को क्या बोलते हैं। पहला जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो है भू सूचना, भूमि के बारे में सूचना की जो भी स्टडी होती है उसको बोलते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स। दूसरा नैनो तकनीकी, नैनो तकनीकी में कोई भी पार्टिकल का साइज़ अगर 10⁻⁻9 मीटर हो जाए तो वो नैनो कहलाता है। और उसी साइज़ की अगर चिप बन जाए, सेंसर बन जाए और उसका उपयोग एग्रीकल्चर में हो तो वो नैनो टेक्नोलॉजी हो जाएगी, स्पेशली इन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन फार्मिंग को हिंदी में सटीक कृषि बोलते हैं, डिजिटल कृषि बोलते हैं, परिशुद्ध कृषि बोलते हैं या फिर साइट विशिष्ट फसल प्रबंधन। 4 नाम होता है प्रिसीजन फार्मिंग का: सटीक कृषि, परिशुद्ध कृषि, डिजिटल कृषि या साइट विशिष्ट फसल प्रबंधन। हम लोगों को इन तीनों के बारे में 1 बाय 1 पढ़ना है। आज का जो क्लास है आपका वो इंट्रोडक्टरी क्लास है। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे सटीक कृषि क्या होती है, उसका क्या महत्व है, क्यों आवश्यकता है सटीक कृषि की, वर्तमान के जो कृषि पद्धति चल रही है उसमें क्या संकल्पनाएं हैं, क्या कॉन्सेप्ट है प्रिसीजन फार्मिंग का, कौन से उपकरण, कौन सी तकनीकें उपयोग में लाई जा रही हैं प्रिसीजन फार्मिंग करने के लिए। कुछ मुद्दे हैं जिनके कारण भारत में जो सटीक कृषि है वो प्रॉपरली नहीं अडॉप्ट की जा रही है, उन मुद्दों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मेन क्लास है वो इस पे ही डील करेगा। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, कुछ नए नए टर्म्स जो कि रिलेटेड है प्रिसीजन फार्मिंग से, उन सब के बारे में हमको डिस्कस करना है। आज के लेक्चर में मेनली प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या है ये बताया जाएगा, क्या आवश्यकता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर की, संकल्पनाएं क्या क्या है प्रिसीजन एग्रीकल्चर की, कौन कौन से उपकरण और तकनीकें अपनाई जा रही हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर को फॉलो करने के लिए, क्या मुद्दे एवं चिंताएं हैं भारत के संदर्भ में सटीक कृषि को अपनाने के लिए, उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। कुछ असाइनमेंट दिए हैं मैंने इन सारे टॉपिक बेस्ड, वो आप लोग को सैटरडे तक सबमिट करना है। कुछ रेफरेंसेस हैं जिनको कंसीडर करके ये पीपीटी बनी है, वो भी यहाँ पे ऐड है। सबसे पहले सटीक कृषि होती क्या है। सटीक कृषि मेनली साइट विशिष्ट फसल प्रबंधन, मतलब ये जो खेत रहता है उसका प्रबंधन की तकनीक है। इस तरीके की तकनीक है कि हम सटीक मात्रा में कोई भी एग्रीकल्चरल इनपुट डाल दिए जो कि वेदर, सॉइल और क्रॉप नीड को फुलफ़िल करे और फसल का उत्पादकता बढ़े, क्वालिटी इम्प्रूव हो और प्रॉफिट भी मिले एग्रीकल्चर में। मतलब सटीक मात्रा में जितना भी एग्रीकल्चर इनपुट हम डालेंगे उससे क्रॉप की नीड भी फुलफ़िल हो जाएगी, मृदा की भी जो भी आवश्यकता है वो फुलफ़िल हो जाएगी और पैदावार भी बढ़ जाएगी। ये मेनली मुख्य बिंदु है प्रिसीजन एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में। जो मेन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जो कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करते हैं वो है पहला जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो GIS लिखा है इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली, इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और तीसरा रिमोट सेंसिंग। इन 3 मेन टेक्निक का यूज़ करके प्रिसीजन एग्रीकल्चर अच्छे से सक्सेसफुल हो सकता है और मेनली प्रिसीजन एग्रीकल्चर में ये 3 मेन टेक्निक यूज़ की जाती हैं। कौन कौन से इनपुट होते हैं एग्रीकल्चर में जिनको मेनली सही मात्रा में डालना चाहिए। पहला होता है पेस्टिसाइड, कीटनाशक।
फर्टिलाइज़र, खाद, टिलेज ऑपरेशन और इरिगेशन वाटर, सिंचाई जल की मात्रा। इन सारे जो भी इनपुट रहते हैं उनको प्रिसाइज अमाउंट में डालना है, क्योंकि हर चीज़ कंज्यूम हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। निश्चित मात्रा में डालेंगे तो इनका लॉस भी नहीं होगा और पैदावार भी बढ़ेगी। ये जो सटीक कृषि है वो मेनली 4R के सिद्धांत पर आधारित होता है। 4R के सिद्धांत पर आधारित ये होता है और उसी के आधार पे कार्य करता है। ये 4R क्या होता है? पहला होता है राइट थिंग, सही काम। दूसरा होता है राइट प्लेस, सही समय पर। राइट वे, सही तरीके से और सही टाइम पर करना है। मतलब कोई भी कार्य को सही तरीके से, सही प्लेस पे, सही समय पर करना ही प्रिसीजन फार्मिंग कहलाता है। क्यों आवश्यकता पड़ गई प्रिसीजन एग्रीकल्चर की? प्रिसीजन एग्रीकल्चर की आवश्यकता शुरू से ही थी, लेकिन जो हरित क्रांति आई, हरित क्रांति आने के बाद पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ा। जितना भी पोषक तत्व मृदा में उपस्थित था उनका धीरे धीरे करके घटन होना चालू हो गया। इसलिए हमको शुरू में पता नहीं चला जब पैदावार बहुत बड़ा था, लेकिन वक्त के साथ जब पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट डिप्लीट हो गया है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है जितनी भी सॉइल है, प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, तो अब रिक्वायरमेंट है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर फॉलो किया जाए। क्योंकि हमारे पास जितने भी इनपुट है वो सीमित है, ये नहीं कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है। जल सीमित है, अगर हम उसको वैसे ही यूज़ करते रहे तो एक समय बाद वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। जो न्यूट्रिएंट है वो भी सीमित ही हैं, तो प्रॉपरली यूज़ करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कोई भी ज़मीन होती है उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा उपस्थित रहता है, उस वेरिएशन को एसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो नीड है वो है क्षेत्र की परिवर्तनशीलता का आकलन और उसके प्रबंध के लिए प्रिसीजन एग्रीकल्चर आवश्यक है। जो भी क्षेत्र है उसमें परिवर्तनशीलता होती रहती है, बार बार परिवर्तन होता है, वेरिएशन आता रहता है, उसको एसेस करना बहुत ज़रूरी है और उस एसेसमेंट के लिए सटीक कृषि की आवश्यकता है। दूसरा, सही जगह पर सही कार्य सही तरीके से करने की नीति अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए सटीक कृषि भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब सही तरीके से सब कार्य किया जाएगा तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। इंडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं हो पा रहा है फूड मटेरियल का, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी सटीक कृषि की आवश्यकता है। जितने भी एग्रीकल्चरल इनपुट जो कि अप्लाई हो रहे हैं सॉइल में, वो सब इफ़ेक्टिवली कार्य करें, नुकसान ना हो उनका या फिर टॉक्सिक ना हो उन सब इनपुट का, उसके लिए उनकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए भी सटीक कृषि की आवश्यकता है। एक छोटे से भूमि इकाई या न्यूनतम भूमि इकाई से अधिकतम उपयोग के लिए, न्यूनतम भूमि इकाई की अधिकतम उपयोग में बढ़ाने के लिए भी सटीक कृषि की आवश्यकता है। तो ये मुख्य 5 बिंदु हैं जिनके कारण प्रिसीजन एग्रीकल्चर आवश्यक है या सटीक कृषि आवश्यक है। इनके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हैं, पर ये मेन पॉइंट है। पहला, जो क्षेत्र की परिवर्तनशीलता है उसको अच्छे से एनालाइज करने के लिए। दूसरा, सही समय सही चीज़ सही टाइम पे अप्लाई करने की नीति ज़रूरी है, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रिसीजन एग्रीकल्चर की आवश्यकता है। जितने भी इनपुट है वो इफ़ेक्टिवली कार्य करे, इसलिए प्रिसीजन एग्रीकल्चर की आवश्यकता है। और एक न्यूनतम भूमि इकाई से अधिक उपज कैसे लिया जाए या फिर प्रॉपरली यूज़ कैसे करें, करने के लिए भी प्रिसीजन एग्रीकल्चर आवश्यक है। वर्तमान युग में जबकि सब चीज़ सीमित है, अगर हम परंपरागत कृषि को अपनाएं तो बहुत अधिक हानि होगी। इसलिए वर्तमान युग में, आज के जो युग है उसमें मेनली प्रिसीजन सटीक संरक्षण कृषि की आवश्यकता है। सटीक संरक्षण कृषि क्या होता है? सटीक कृषि अलग होता है, संरक्षण कृषि अलग होता है। जो सटीक कृषि होता है ये मेनली खेत का मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, मतलब खेत की प्रबंधन प्रणाली है। इस तरीके से खेत में प्रबंधन करना है जितने भी इनपुट है कि इकोनॉमिक रिटर्न भी ज़्यादा आए, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा आए और इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट ना हो। जो संरक्षित कृषि है, संरक्षण कृषि है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ऑप्टिमाइज हो जाए,
जो यील्ड है वो ऑप्टिमम लेवल पे रहे, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी रहे, इन्वायरमेंट को बहुत कम से कम नुकसान हो, ये संरक्षण कृषि की आवश्यकता है। और जो भी पदार्थ, जो भी पोषक तत्व मृदा में उपस्थित है वो सब उसी मात्रा में मेंटेन रहे, कम मत हो। तो उसको मेंटेन करने का ही संरक्षण, नाम से ही क्लियर है कि जो है वो संरक्षित रहे, उसका घटन ना हो। मेनली इस प्रिसिजन एग्रीकल्चर में हम देखते हैं सही जो चीज़ है सही सोर्स से, सही अमाउंट में, सही प्लेस पे और सही टाइम पे अप्लाई होना चाहिए। जो संरक्षित कृषि है इसमें ध्यान दिया जाता है कि मृदा को बहुत कम से कम नुकसान हो, उसको बहुत कम से कम डिस्टर्ब करे। जैसे जीरो टिलेज, रिड्यूस्ड टिलेज, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कम से कम नुकसान करना है टिलेज को, कम से कम नुकसान करना है मृदा को। क्यों कम से कम टिलेज ऑपरेशन करना है? ताकि जो भी उसके ऊपर प्लांट कवर है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो संरक्षित रहे। अगर टिलेज ऑपरेशन करेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर फिर से मिक्स हो जाएगा, ऊपर के लेयर में ऑर्गेनिक मैटर आने में फिर से टाइम लगेगा। परमानेंट ऑर्गेनिक मैटर रहना चाहिए, सॉइल के ऊपर एक कवर रहना चाहिए। सॉइल के ऊपर अगर एक कवर रहेगा तो इरोजन, जो क्षरण के कारण लॉस होता है वो कम हो जाएगा, रन ऑफ के कारण लॉस होता है वो बहुत कम हो जाएगा। विविध फसल चक्र अपनाना भी संरक्षित कृषि का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक तरीके की फसल उगाने से प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, क्योंकि एक तरीके का फसल एक तरीके का न्यूट्रिएंट लेगा और सॉइल में वो उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। इसलिए विविध तरीके का फसल चक्र अपनाना ज़रूरी है। किसी का शैलो रूट रहे, किसी का डीप रूट सिस्टम रहे, टेप रूट सिस्टम रहे, तो बहुत अच्छे से प्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि कुछ अपर सरफेस से न्यूट्रिएंट लेगा, कुछ बहुत ज़्यादा गहराई से न्यूट्रिएंट लेगा। जब तक गहराई से जब न्यूट्रिएंट लेगा तब तक ऊपर के जो लेयर रहेगा उसमें फिर से पोषक तत्व आ जाएगा। तो इस तरीके से डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम अडॉप्ट करना है। इस सटीक कृषि और कंजर्वेशन कृषि, इन दोनों का एक मेन एम है। वो मेन एम क्या है? मेन एम है दीर्घकालिक, पारिस्थितिक और किफ़ायती टिकाऊ खेती। दीर्घकालिक, लंबे समय तक परिस्थिति को मेंटेन करते हुए किफ़ायती और टिकाऊ खेती का एक सिस्टम तैयार करना, ये मेन मकसद है दोनों का, प्रिसीजन एग्रीकल्चर का और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या संकल्पनाएं हैं, क्या संकल्प लेके प्रिसीजन एग्रीकल्चर किया जा रहा है? 4R के सिद्धांत पे पहले से ही बेस्ड है, तो ये हमेशा फॉलो करना है कि 4 चीज़ें हमेशा ध्यान में देनी है। कौन सा इनपुट कितना मात्रा में, किस समय पे और किस प्लेस पे डालना है, ये मुख्य सिद्धांत है किसका? प्रिसीजन फार्मिंग का। इन सिद्धांत को कंप्लीट करने के लिए कुछ तकनीकें अपनाई जाती हैं। उन तकनीकों में मेनली रिमोट सेंसिंग है, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, GIS है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कुछ ऑटोमेटिक जो भी डिवाइस होता है वो सारी की सारी इसमें आती हैं। संकल्पनाओं की बात करें तो संकल्पनाओं में कुछ अन्य संकल्पनाएं भी हैं जो कि सटीक कृषि को अपनाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। उनमें ये 5 और मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहला है पूर्णतः उपज में वृद्धि। पूरी तरीके से उपज में वृद्धि गेन करना मेन संकल्पना है। अगर प्रिसीजन फार्मिंग कोई अपना रहा है तो पूर्णतः उपज में वृद्धि हो, इस चीज़ को दिमाग में रख के प्रिसीजन फार्मिंग अप्लाई करना है। सटीक कृषि जब अपनाते हैं तो क्रॉप का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना होता है, कौन सी वैरायटी अडॉप्ट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, या फिर वो ध्यान देना होता है कितने मात्रा में कर रहे हैं, कौन कौन से इनपुट, फर्टिलाइज़र, कीटनाशक, खरपतवार नियंत्रक कितनी मात्रा में डाल रहे हैं, जितना पौधे का आवश्यकता है उस मात्रा में डल रहा है कि नहीं डल रहा है। अगर इन सब को ध्यान दे दें तो फिर जो ओवरऑल यील्ड है वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरा जो संकल्पना है वो है दक्षता में सुधार। दक्षता में सुधार भी एक मुख्य संकल्पना है। अभी अगर हम किसान की बात करें तो उसे उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। मेहनत करना किसान जानता है, वो मेहनत करता है, लेकिन अगर उसको बता दिया जाए कि इस मात्रा में डालने से प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसको नॉलेज पहले से ही हो जाए तो उसकी दक्षता में सुधार हो जाएगा। वो 10 घंटे में जो काम कर रहा है उसको वो अगर 3 घंटे में भी कर लिया तब भी उतना ही यील्ड मिलेगा। उसका टाइम
प्रॉपरली मैनेज हो जाएगा, उसका जो एफिशिएंसी है वो और बढ़ जाएगा। अगर 10 घंटे के काम को 3 घंटे में कर लिया तो बाकी के जो 7 घंटे हैं वो किसी और चीज़ में यूटिलाइज कर सकता है। तो दक्षता में सुधार दूसरी संकल्पना है सटीक कृषि की। तीसरा है उत्पादन लागत में कमी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हर चीज़ को जो शुरू करना होता है उसमें लागत लगती है, तो उत्पादन लागत में कमी करना भी प्रिसीजन फार्मिंग का एक मुख्य संकल्पना है। प्रिसीजन फार्मिंग भले ही बहुत एडवांस सिस्टम है या फिर बहुत नई तकनीक है, लेकिन इसका मेन संकल्पना ये है कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ तो करें लेकिन जो लागत है उसमें कमी आए। शुरू में थोड़ा कॉस्ट लगे लेकिन तब भी ओवरऑल जो लागत रहती है उत्पादन में वो कम हो जाए। ये भी इसका मुख्य संकल्पना है। नेक्स्ट जो संकल्पना है वो है समय के साथ बेहतर प्रबंधन के लिए कृषि प्रबंधन में बेहतरीन निर्णय। जो भी कृषि कार्य में प्रबंधन करना है उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन डेवलप करने की कैपेसिटी इनबिल्ट करना फार्मर के अंदर। फार्मर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले ले, एक बहुत अच्छा डिसीजन ले ले कि इस समय पे हमको ये कीटनाशक डालना है, दूसरा कीटनाशक नहीं डालना है, इस समय पे इतना जल डालने से पैदावार जो है वो घटेगा नहीं, इस समय पे हम यहाँ पे दूसरा फर्टिलाइज़र, दूसरी जगह पे दूसरा फर्टिलाइज़र ये डालेंगे तो पैदावार नहीं घटेगा। इस तरीके से डिसीज़न लेने का पावर डेवलप करना किसानों में, ये भी सटीक कृषि का एक मुख्य संकल्पना है। जो लास्ट है वो ये है कि समय के साथ बेहतर प्रबंधन के लिए किसानों के पास ज्ञान का संचय। टाइम के साथ जो अच्छा प्रबंधन करने के लिए फार्मर के पास नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आपको मैंने बताया, ये सटीक कृषि एक एडवांस सिस्टम है। मेनली इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक अप्लाई होता है। सारा इसको डिजिटल कृषि भी बोलते हैं, सैटेलाइट कृषि भी बोलते हैं। तो जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब डिजिटल फॉर्म में स्टोर होके रहते हैं। किसान जब चाहे वो सारा इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग पूर्व अनुमान लगा सकता है। इसलिए जो संकल्पना ये है कि फार्मर के पास नॉलेज प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे वो अभी हो, 10 साल पहले का भी उसको नॉलेज चाहिए तो फिर वो उसके पास उपस्थित हो। और ये सब कैसे सक्सेसफुल होगा, जब हम इसको डिजिटल या फिर ऑनलाइन के फॉर्म में सिक्योर करके रखें या किसी मैप फॉर्म में कैप्चर करके रखें। ट्रेडिशनली अगर देखा जाए, जो परंपरागत कृषि हो रही है, आज किसान ने धान उगाया, 10 साल के बाद वो मक्का उगाएगा, लेकिन ये किसी के दिमाग में नहीं रहेगा कि पहले क्या उगाया गया था, कितना मात्रा में उगाया गया था। इन सब को स्टोर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अच्छे से स्टोर हो सके। ये कुछ मुख्य संकल्पनाएं हैं सटीक कृषि की। उसके बाद कुछ उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से सटीक कृषि अच्छा हो जाता है। उन उपकरणों के बारे में बात करेंगे। उपकरणों के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको मैं कंपोनेंट बता देती हूँ सटीक कृषि के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है इंफॉर्मेशन, ज्ञान। क्या क्या इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, वो मुख्य कंपोनेंट होता है सटीक कृषि का। दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो तकनीक, टेक्नोलॉजी। उस इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करके एक वैल्यूएबल फॉर्म में लाना, उस तकनीक को बोलते हैं, वो तकनीक होती है। और तीसरा होता है मैनेजमेंट। वैल्यूएबल फॉर्म में आ गया इन्फॉर्मेशन, अब उस इन्फॉर्मेशन से कैसे इंटरप्रिटेशन करें, कैसे डिसीजन लें, वो होता है मैनेजमेंट के कारण। तो 3 मुख्य कंपोनेंट हो गया प्रिसीजन फार्मिंग के, सटीक कृषि के। पहला इन्फॉर्मेशन गैदर करना, दूसरा टेक्नोलॉजी के हेल्प से उसको स्टोर करना, और तीसरा जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसकी सहायता से बेटर डिसीजन लेके फार्म में अप्लाई करना। कौन कौन से इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है प्रिसीजन फार्मिंग में? सॉइल की इंफॉर्मेशन, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, फिजिकल कंडीशन कैसा है, मॉइस्चर कैसा है। दूसरा क्रॉप्स के बारे में इंफॉर्मेशन, क्रॉप का पॉपुलेशन कैसा है, न्यूट्रिएंट स्टेटस कैसा है, वाटर स्टेटस कैसा है, कोई इंसेक्ट लगा है या नहीं लगा है। उसके बाद क्लाइमेट की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसा है, रेनी सीजन है या फिर वेदर कंडीशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, नमी कैसी उपस्थित है आसपास के आपके वातावरण में, उसका भी इंफॉर्मेशन चाहिए। टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ होगी? टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दोनों तरीके की एक इंटीग्रेटेड
मशीन चाहिए हमको तकनीकी में, GIS, GPS, रिमोट सेंसिंग, बहुत सारे इक्विपमेंट, रोबोट्स, स्मार्टफोन, ये सारे तकनीक में आ जाएंगे। मैनेज कैसे करेंगे? मैनेजमेंट में मेनली ढेर सारे मॉडल, सॉफ्टवेयर इस टाइप का जनरेशन करके उसको मैनेज किया जा सकता है। कोई भी पर्टिकुलर मॉडल बना दिए, मॉडल बनाने के बाद हमको पता चल जाएगा अगर हम 10 किलो धान उगा रहे हैं या फिर हम 100 किलो नाइट्रोजन डाल रहे हैं तो हमारा पैदावार इतना क्विंटल होगा, इतना केजी होगा। इस टाइप का पहले से ही प्रिडिक्शन करके दे देगा वो मॉडल, और उसी के आसपास आता है। उस मॉडल में हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन का एडवर्स कंडीशन भी फीड करके देख सकते हैं कि अगर इस टाइप का प्रिडिक्शन है, इतना प्रोडक्शन होगा। अगर बीच में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, बीच में बहुत सूखा पड़ गया, तब कितना यील्ड में कमी आएगा, उस टाइप का भी प्रिडिक्शन एक मॉडल या सॉफ्टवेयर जो जनरेट होता है वो प्रिडिक्ट कर सकता है। किसके बेसिस पे? जो पहले का हम लोग डाटा स्टोर किए हैं उसके बेसिस पे। उस अकॉर्डिंग अगर बाढ़ आने वाली है, सूखा पड़ने वाला है, तो हम दूसरा क्रॉप भी उगा सकते हैं सेफ्टी के लिए, कि जो यील्ड है वो कैसे भी करके कंपनसेट हो जाए और इकोनॉमिक लॉस ना हो फार्मर को। ये मॉडल और जो सॉफ्टवेयर हैं वो मेनली डाटा के अकॉर्डिंग जनरेट किए जाते हैं, और ये पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता है। ये मैनेजमेंट में आया। टूल्स में यील्ड मॉनिटर करने का कुछ इक्विपमेंट होना चाहिए, सेंसर्स होने चाहिए। सेंसर्स ऐसे जो कि हम पोर्टेबल हो, मूव करते रहें इक्विपमेंट के साथ, या फिर स्टेशनरी हो, एक जगह पर ही उपस्थित रहें और अपने आसपास जो भी चेंज हो रहा है उसको वो सेंस कर सकें। सॉइल सेंसर मेनली टेक्सचर को आइडेंटिफाई करता है, ऑर्गेनिक मैटर, नमी, न्यूट्रिएंट, पीएच, कॉम्पैक्शन, इन सब को आइडेंटिफाई करता है। जो प्लांट सेंसर है वो बायोमास, प्लांट का कितना बायोमास है, किस लेवल का न्यूट्रिएंट है, कौन सी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई है, कितना खरपतवार प्रेजेंट है, वहाँ पे जल की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है, इन सबको आइडेंटिफाई करता है प्लांट सेंसर। ये जो दोनों सेंसर है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं? कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है या फिर कितना इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट कर रहा है, ये मेन प्रिंसिपल है। वाटर स्टेटस मेनली इससे आइडेंटिफाई हो जाता है, कौन से रेज वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, कौन सा रेज वो फिर से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। रेडियो वेव्स को कितना वो रेडिएट कर रहा है, कितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना ट्रांसमिट कर रहा है, इस पे बेस्ड रहता है। मेनली साउंड पे, कौन सी साउंड जनरेशन हो रही है वहाँ पे से, सॉइल से, प्लांट से कितना साउंड जनरेशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ डाटा रिकॉर्ड होता है। एयर प्रेशर में कितना वेरिएशन है उसके बेसिस पे भी डाटा रिकॉर्ड होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसके बेसिस पे या उसके प्रिंसिपल पर भी बहुत सारे सेंसर बेस्ड होते हैं। ये मुख्य तकनीक है जो कि सटीक कृषि अपनाने में उपयोग में लाई जाती है। मुख्य तकनीक में पहला आता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बाद जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी थर्ड है, यील्ड मॉनिटरिंग एंड मैपिंग फोर्थ, क्रॉप स्काउटिंग, और लास्ट वाला है रिमोट सेंसिंग। ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी हमको बस एक ब्रीफ नॉलेज चाहिए। ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जो फर्स्ट यूनिट है वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। ब्रीफली हम लोग पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मेनली होता क्या है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नाम से क्लियर है, पूरा ग्लोबली, पूरे अर्थ में आप कहाँ पे हो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करता है ये सिस्टम। आप जहाँ पे हैं उस जगह को एग्जैक्टली लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा। एक्चुअली ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अर्थ के ऑर्बिट में 24 सैटेलाइट होते हैं, उनको बोलते हैं। उन सैटेलाइट की हेल्प से आपका एग्जैक्ट लोकेशन अर्थ में कहीं भी आइडेंटिफाई हो सकता है। इस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की हेल्प से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में एक डेफिनेट लोकेशन आइडेंटिफाई होता है। एग्रीकल्चर में क्यों हेल्पफुल है? आप कहीं भी सॉइल सैम्पलिंग लेने जा रहे हैं, सॉइल सैम्पलिंग के टाइम आपको एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करना है, तो इस जीपीएस की हेल्प से आप कर सकते हैं। अब क्यों एग्जैक्ट लोकेशन की ज़रूरत होती है? एग्जैक्ट लोकेशन की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि आप पीरियोडिक इंटरवल पे उस पर्टिकुलर जगह से फिर से सैंपल ले सकें। खरीफ में लिए अलग क्रॉप लगी है, अगर आपके पास जीपीएस है तो वहाँ से आप सैंपल ले सकते हैं। उसके बाद फिर रबी में दूसरी क्रॉप लगी है, लेकिन अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है तो सेम लोकेशन से फिर से सैम्पलिंग किया जा सकता है। यील्ड मैप बनाने में भी इस जीपीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको बोलते हैं जीआईएस। इस जीआईएस का मेन रोल क्या होता है? ये मेनली एक सॉफ्टवेयर है
सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि स्पेस लैंड रिलेटेड डाटा जो भी रहा, अर्थ कवर, सॉइल सरफेस, इससे रिलेटेड जितने भी डाटा रहे इन सबको ये स्टोर करता है। टाइम रिलेटेड डाटा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो भी डाटा में वेरिएशन हो रहा है उन सारे डाटा को ये स्टोर करता है और इसको एक टोपोग्राफिक मैप या मैप के फॉर्म में जिसको हम स्टडी कर सकते हैं उस टाइप के फॉर्म में ये जनरेट कर देता है। सॉफ्टवेयर है जो कि डाटा को स्टोर करके एक इंटरप्रिटेशन करने वाले फॉर्म में जनरेट करता है, वो होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। थर्ड होता है वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में जीपीएस और जीआईएस दोनों का यूज़ होता है। इस वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी में इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं वेरिएबल रेट एप्लीकेटर। अलग अलग दर में आपका परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी, इसको हिंदी में बोलेंगे परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली जो यूज़ होता है वेरिएबल रेट एप्लीकेटर, इसमें कुछ मशीन्स होते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन मैप। एप्लीकेशन मैप मतलब एक पर्टिकुलर एरिया आइडेंटिफाई कर लिए, वहाँ पे किस जगह पे पानी की ज़रूरत है, किस जगह पे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, किस जगह पे खाद की ज़रूरत है, ये आइडेंटिफाई हो गया। इसका आइडेंटिफिकेशन करने के बाद, डाटा स्टोर करने के बाद जीआईएस की हेल्प से एक मैप जनरेट हो गया। कंसीडर कर लो वो एप्लीकेशन मैप है। एप्लीकेशन मैप को फिर एक इंस्ट्रूमेंट में हम लोग फीड कर देंगे, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीपीएस सिस्टम इनबिल्ट होगा। जीपीएस की हेल्प से जहाँ जहाँ वो इंस्ट्रूमेंट मूव करेगा, जहाँ जहाँ जो भी इक्विपमेंट है वो मूव करेगा, लोकेशन ट्रेस होगा। एप्लीकेशन जो मैप है वो गाइड करेगा, एक कंप्यूटर सिस्टम होगा कि इस जगह पे वाटर डालना है, इतने मिलीलीटर, इतना लीटर पानी डालना है, इस तरीके से अपने आप ट्रेस होगा और वेरिएशन के साथ जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है ये वेरिएबल रेट एप्लीकेटर सारे इनपुट्स को डालता है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि जीपीएस जीआईएस दोनों को यूज़ करता है। नेक्स्ट होता है यील्ड मॉनिटरिंग एंड मैपिंग। कोई भी जगह यूनिफॉर्म नहीं होता, हर जगह पे वेरिएशन होता है, हर जगह पे हेट्रोजेनिटी रहती है। ये जो यील्ड मॉनिटरिंग है वो इसलिए बेनिफिशियल है ताकि हमको पता चल जाए एक पर्टिकुलर फील्ड में कौन सी जगह में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कौन सी जगह में उसी पर्टिकुलर फील्ड में कम प्रोडक्शन हो रहा है। ये पता चल जाएगा तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमको कितना ज़्यादा इनपुट डालना है जहाँ पे कम प्रोडक्शन हो रहा है और कितना लेवल में मेंटेन करना है उस जगह का इनपुट जहाँ पे हाई प्रोडक्शन हो रहा है। इतना मेंटेन करना है कि वहाँ पे से टॉक्सिसिटी भी ना हो और जितना न्यूट्रिएंट है वो प्रॉपरली सॉइल में मेंटेन रहे। इसलिए यील्ड मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। और उसके बाद एक पर्टिकुलर मैप डेवलप करना, ये तकनीक अपनाई जाती है सटीक कृषि में। नेक्स्ट है क्रॉप स्काउटिंग। ये क्रॉप स्काउटिंग मेनली इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग प्रोसेस है। इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग प्रोसेस क्रॉप का, जब फील्ड में फसल उगी हुई है तो उसको मॉनिटर करना, इंस्पेक्ट करना, इसकी जनरल कंडीशन कैसी है प्लांट की, उसकी तकनीक क्या है, क्रॉप स्काउटिंग। मेनली जो जनरल कंडीशन है प्लांट की उसको देखते हैं। इंसेक्ट अटैक, कौन सा इंसेक्ट अटैक हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, ये देखा जाता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है प्लांट का, ये इसमें देखा जाता है। या फिर अन्य कोई डिसऑर्डर तो नहीं प्लांट में, ये भी चेक किया जाता है। ये सारा डाटा स्टोर किया जाता है और इन सब जो डाटा का हम लोग कलेक्शन करते हैं तो एक पीरियोडिक इंटरवल में करते हैं। आज की ये 15 दिन बाद फिर करना है, वीकली करना है, मंथली करना है। इस टाइप से एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पीरियोडिक इंटरवल में ढेर सारा इन्फॉर्मेशन जब गैदर हो जाता है तो प्रॉपरली प्रबंधन तकनीक अपना सकता है फार्मर। एक प्रॉपर डिसीजन बना सकता है उस पर्टिकुलर जगह के लिए। डिसीजन बनाने में ये हेल्पफुल होता है कौन, क्रॉप स्काउटिंग। उसके बाद लास्ट जो होता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में मेनली किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दूर से ही लिया जा सकता है। जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का डिवाइस है उसको कोई भी कांटेक्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है जिस जगह से इंफॉर्मेशन लेना है। जैसे क्लोरोफिल मीटर होता है, क्लोरोफिल मीटर को क्या करना होता है, लीफ से टच करेंगे तब वो बताएगा कि इस पौधे में इतना क्लोरोफिल है। जीपीएस की बात करें तो जीपीएस के लिए हमको उस जगह पे खड़े रहना पड़ेगा, मतलब हमारा पैर ज़मीन को टच करेगा तब वो लोकेशन ट्रेस करेगा कि हाँ इस लैटिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड में। लेकिन रिमोट सेंसिंग इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है
कि आप कहीं भी रहें, आप कांटेक्ट में रहें या ना रहें किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से जिसका इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, तब भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ये मेनली सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रिफ्लेक्शन, गैदरिंग, कैप्चर इस पे डिपेंड करता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट तकनीक है जो कि सटीक कृषि अपनाने में महत्वपूर्ण है। इनके अलावा भी बहुत सारी तकनीकें हैं। स्मार्टफोन, आजकल की जो फ़ोन है उसमें बहुत सारे ऐप्स इनबिल्ट होते हैं। वेदर रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, वेदर प्रेडिक्शन के लिए जीपीएस इनबिल्ट होता है। बहुत सारे में सॉइल की प्रॉपर्टी भी चेक करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम इनबिल्ट होते हैं। तो स्मार्टफोन्स आजकल आ गए हैं। रोबोट्स, मेनली अगर इंडिया में अगर लेबर की कमी हो जा रही है, जिस जगह पे लेबर की कमी हो जा रही है और मैकेनाइज्ड फार्मिंग करना है, उस जगह पे लेबर्स की जगह आजकल रोबोट्स काम करते हैं। वो हार्वेस्टिंग में हेल्प करते हैं, वो सोइंग करते हैं। तो रोबोट्स भी एक तकनीक है सटीक कृषि अपनाने के लिए। उसके बाद फिर मशीन लर्निंग, जो जितने भी कंप्यूटर हैं उन सब में डाटा को फीड करके एक इंटरप्रिटेशन मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना, ये भी प्रिसीजन एग्रीकल्चर की एक तकनीक हो सकती है। इतना सारा तकनीक प्रिसीजन एग्रीकल्चर में है, पर फिर भी भारत में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। कुछ मुद्दे हैं जिनके कारण भारत में ये अभी भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया है, जबकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री इसको अपना चुकी है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर का जो कॉन्सेप्ट आया, जो सोच आई, वो 1980 से शुरू हुई है। 1980 से इसको शुरू हुआ है और उसी टाइम से ये स्टार्ट है। पियर रॉबर्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया कि हम कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं मिनिमम इनपुट के साथ। तो पियर रॉबर्ट नाम के जो साइंटिस्ट हैं उनको फादर ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग बोला जाता है। उन्होंने अमेरिका में कॉर्न का जब क्रॉप लगाया था, तो उस कॉर्न के क्रॉप जब लगाया था तो पहले उन्होंने स्टडी की कुछ जगह पे बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ जगह पे कम हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि जिस जगह पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था वहाँ पे कम फर्टिलाइज़र अप्लाई किया, और जिस जगह पे कम हो रहा था वहाँ पे ज़्यादा फर्टिलाइज़र अप्लाई किया। इससे क्या हुआ, एक होमोजीनस प्रोडक्टिविटी हुई। उन्होंने ग्रिड सैम्पलिंग, मतलब कि जगह आइडेंटिफाई करके सैम्पलिंग की सॉइल की। तो इस तरीके से उस टाइम से धीरे धीरे करके प्रिसीजन फार्मिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, और पियर रॉबर्ट ने बहुत ज़्यादा काम किया है प्रिसीजन फार्मिंग के क्षेत्र में। क्या क्या मुद्दे हैं भारत में जो सटीक कृषि है वो नहीं अपनाई जा रही है उसके लिए? पहला है एरिया कवरेज और डाटा मैनेजमेंट। एरिया कवरेज और एंड डाटा मैनेजमेंट क्या होता है? क्षेत्र का कवरेज और डाटा प्रबंधन। इसमें जब सटीक कृषि अपनाई जाती है तो सारा एरिया कवर करना होता है, बार बार जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करनी होती है, लेकिन उसके लिए तकनीक की आवश्यकता है, मैन पावर की आवश्यकता है और पेशेंस की आवश्यकता है, क्योंकि हमको पीरियोडिक इंटरवल में डाटा गैदर करना है। 10 दिन हो गया फिर से लेना है इन्फॉर्मेशन वहाँ से, 20 दिन हो गया फिर इन्फॉर्मेशन लेनी है। वो एक बहुत बड़ा लैक्यूना है, लूप होल है, जिसके कारण प्रिसीजन फार्मिंग में एडॉप्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। स्केल बायसनेस क्या होता है? इंडिया में सबके पास यूनिफॉर्म लैंड होल्डिंग नहीं है। किसी के पास मोर देन 1 एकड़ है, किसी के पास मोर देन 1 हेक्टेयर है, किसी के पास बहुत कम है, और किसी फार्मर के पास लैंड है ही नहीं। लैंड होल्डिंग वेरिएशन के कारण एक यूनिफॉर्म लेवल पे सटीक कृषि नहीं अपनाई जा रही है। जो अच्छे फार्मर है, वेल डेवलप्ड फार्मर है, वो तो ये सब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे फार्मर है जिनकी लैंड होल्डिंग कम है वो नहीं अप्लाई कर सक रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर हम नई तकनीक अप्लाई करें और हमको लॉस हो गया तो एक अवेयरनेस जनरेशन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है उन फार्मर में जिनके पास लैंड होल्डिंग कम है। लैंड होल्डिंग कम है तो उसमें भी अलग तरीके से या फिर कुछ सिस्टमेटिक अगर हम करें तो उस लैंड होल्डिंग से भी मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है। इसके बारे में अवेयर करने की आवश्यकता है फार्मर को। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्निक्स बहुत सारी आ चुकी है इंडिया में, लेकिन उस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मिसिंग है इंडिया में। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में थोड़ा हाई इनिशियल कॉस्ट लगेगा, जिसके कारण बस उस इनिशियल हाई कॉस्ट को डर के
इंडिया में प्रिसीजन फार्मिंग का अडॉप्शन अभी तक नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। हो चुका है, बहुत सारे स्टेट इसको अडॉप्ट कर चुके हैं, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, इन सारे स्टेट में बहुत सारी जगह पे ये इसका अडॉप्शन हो चुका है। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप्स में भी इसका अडॉप्शन हो चुका है। पूरे इंडिया में इसको वाइड स्प्रेड फैलाने के लिए अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट है ओनरशिप एंड प्राइवेसी। जो लैंडलेस फार्मर होते हैं वो दूसरों की लैंड लेते हैं, उनके पास ओनरशिप नहीं रहती, जिसके कारण वो कोई भी नई टेक्निक अडॉप्ट नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, या बहुत बड़ा चैलेंज है प्रिसीजन एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया में सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या की स्थिति में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। उस वेरिएशन के कारण भी इंडिया में प्रिसीजन एग्रीकल्चर प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं हो पा रहा। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं एवं चिंताएं हैं जिनके ऊपर विचार करना है और सटीक कृषि को बढ़ावा देना है। आपका आज की क्लास में बस इतना ही। आज कुछ असाइनमेंट मैंने असाइन किए हैं, ये आप लोग को सैटरडे तक सबमिट करना है। ये कुछ रेफरेंस पेपर्स हैं जिसको मैंने रेफ़र किया है। थैंक यू।